दुनिया में कुछ देश ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपनी खूबसूरती की वजह से याद नहीं रहते, बल्कि अपने लोगों, अपनी संस्कृति और अपने जीवन जीने के तरीके की वजह से हमेशा के लिए आपके दिल में जगह बना लेते हैं। जापान भी उन्हीं देशों में से एक है। पहली नजर में यह देश आपको बेहद आधुनिक दिखाई देता है। आसमान को छूती इमारतें, दुनिया की सबसे तेज ट्रेनों में से एक शिंकानसेन, अत्याधुनिक रोबोट और तकनीक से भरे शहर। लेकिन जैसे जैसे आप जापान को करीब से समझने लगते हैं, आपको एहसास होता है कि इसकी असली ताकत सिर्फ तकनीक नहीं, बल्कि इसकी सोच और संस्कृति है। यही वह देश है जिसने विनाशकारी भूकंप देखे, सुनामी का सामना किया, सक्रिय ज्वालामुखियों के बीच अपना जीवन बसाया और द्वितीय विश्व युद्ध जैसी त्रासदी भी झेली। फिर भी आज जापान दुनिया की सबसे विकसित और अनुशासित अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता है। यहाँ ट्रेन कुछ सेकंड लेट हो जाए तो रेलवे कंपनी यात्रियों से माफी मांगती है। लाखों लोग रोज सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अफरा तफरी शायद ही देखने को मिले। कई बार खोया हुआ बटुआ या मोबाइल भी अपने मालिक तक वापस पहुंच जाता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि हजारों साल पुरानी परंपराएं आज भी आधुनिक तकनीक के साथ पूरी सहजता से चलती हैं। तो आखिर ऐसा क्या है जो जापान को दुनिया के बाकी देशों से अलग बनाता है? क्या इसकी वजह सिर्फ सख्त नियम है, या इसके पीछे सदियों से चली आ रही ऐसी संस्कृति है जिसने यहाँ के लोगों की सोच को ही बदल दिया? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जापान को सिर्फ एक पर्यटन स्थल के रूप में नहीं देखेंगे, बल्कि एक ऐसी सभ्यता के रूप में समझेंगे जिसने पूरी दुनिया को प्रेरित किया है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि इस यात्रा में आपको जापान की कई ऐसी बातें जानने को मिलेंगी जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। जापान आखिर है कहाँ? अगर आप दुनिया का नक्शा खोलकर एशिया की तरफ देखें, तो महाद्वीप के पूर्वी किनारे पर प्रशांत महासागर के बीच एक लंबी द्वीप श्रृंखला दिखाई देगी। यही है जापान। दिलचस्प बात यह है कि जापान कोई एक बड़ा भूभाग नहीं है। यह लगभग 6,800 से अधिक द्वीपों से मिलकर बना देश है। हालांकि इनमें से ज्यादातर द्वीपों पर कोई आबादी नहीं रहती। देश की अधिकांश जनसंख्या सिर्फ 4 प्रमुख द्वीपों होक्काइडो, होशु, शिकोकू और क्यूशु पर बसती है। इन्हीं द्वीपों पर टोक्यो, ओसाका, क्योटो और हिरोशिमा जैसे विश्व प्रसिद्ध शहर मौजूद हैं। टोक्यो केवल जापान की राजधानी ही नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े महानगरीय क्षेत्रों में से एक है, जहां करोड़ों लोग रहते हैं और हर दिन लाखों लोग काम के लिए सफर करते हैं। लेकिन जापान की असली पहचान उसके शहरों से नहीं, बल्कि उसकी प्रकृति से शुरू होती है। जापान जितना खूबसूरत दिखाई देता है, उतना ही चुनौतीपूर्ण भी है। यह देश पृथ्वी की कई टेक्टोनिक प्लेटों के मिलन क्षेत्र में स्थित है। यही वजह है कि यहाँ हर साल हजारों भूकंप दर्ज किए जाते हैं। इनमें से अधिकांश इतने हल्के होते हैं कि लोगों को उनका एहसास भी नहीं होता, लेकिन कभी कभी आने वाले बड़े भूकंप पूरे देश को झकझोर देते हैं। फिर भी सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जापान ने प्रकृति से लड़ने की कोशिश नहीं की। उसने प्रकृति को समझा और उसके साथ जीना सीख लिया। आज यहाँ बनने वाली अधिकांश इमारतें आधुनिक भूकंप रोधी तकनीक से तैयार की जाती हैं। स्कूलों में बच्चों को बचपन से आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया जाता है। कई बार तो मोबाइल फोन पर भूकंप की चेतावनी कुछ सेकंड पहले ही पहुंच जाती है, जिससे लोगों को सुरक्षित जगह पर जाने का समय मिल जाता है। यही तैयारी और अनुशासन जापान को दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में शामिल करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। और इसी धरती पर खड़ा है जापान का सबसे प्रतिष्ठित प्रतीक माउंट फूजी। करीब 3,776 मीटर ऊंचा यह सक्रिय ज्वालामुखी सिर्फ एक पर्वत नहीं है। यह जापान की संस्कृति, कला और आस्था का ऐसा प्रतीक है जिसे सदियों से चित्रों, कविताओं और कहानियों में सम्मान दिया जाता रहा है। हर साल लाखों पर्यटक केवल इसकी एक झलक देखने के लिए दुनिया के अलग अलग देशों से यहाँ पहुँचते हैं। 4 मौसम, 4 अलग दुनिया। अगर कोई एक चीज जापान को साल भर अलग अलग रूप देती है, तो वह है यहाँ के 4 स्पष्ट मौसम। बसंत के आते ही पूरा देश गुलाबी और सफेद चेरी ब्लॉसम के फूलों से ढक जाता है। यह केवल एक प्राकृतिक दृश्य नहीं होता, बल्कि जापानी संस्कृति में नए जीवन और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ पार्कों में बैठकर इन फूलों का आनंद लेते हैं, जिसे हनामी कहा जाता है। इसके बाद गर्मियों में रंग बिरंगे पारंपरिक त्योहार, आतिशबाजियां और हरियाली पूरे देश को जीवंत बना देते हैं। शरद ऋतु आते ही जंगलों की पत्तियां लाल, नारंगी और सुनहरे रंगों में बदल जाती हैं, जिससे ऐसा लगता है मानो पूरी धरती पर किसी चित्रकार ने रंग बिखेर दिए हों। और जब सर्दियां आती हैं, तो उत्तरी जापान बर्फ की मोटी चादर से ढक जाता है।
स्की रिसॉर्ट्स, स्नो फेस्टिवल और बर्फ से बने विशाल शिल्प दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यही वजह है कि जापान उन गिने चुने देशों में शामिल है जहां हर मौसम अपने साथ बिल्कुल नया अनुभव लेकर आता है। लेकिन जापान की कहानी सिर्फ उसकी प्राकृतिक खूबसूरती तक सीमित नहीं है। असल सवाल तो अब शुरू होता है, आखिर एक ऐसा देश जिसने द्वितीय विश्व युद्ध में लगभग सब कुछ खो दिया था, वह कुछ ही दशकों में दुनिया की सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्थाओं में कैसे बदल गया। समुराई की विरासत, हिरोशिमा की त्रासदी, बुलेट ट्रेन की रफ्तार और रोबोट की दुनिया। अगले भाग में हम जानेंगे उस जापान की कहानी जिसने हार मानने के बजाय खुद को फिर से गढ़ लिया। दुनिया आज जापान को उसकी बुलेट ट्रेनों, रोबोट और तकनीक के लिए जानती है, लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक ऐसा इतिहास छिपा है जिसने इस देश के लोगों को भीतर तक बदल दिया। अगर आज जापान अनुशासन और सम्मान की मिसाल माना जाता है, तो इसकी जड़ें सदियों पुराने उस दौर में मिलती हैं जब इस देश पर समुराई योद्धाओं का प्रभाव हुआ करता था। समुराई केवल तलवार चलाने वाले सैनिक नहीं थे, उनका जीवन सम्मान, निष्ठा और आत्मसंयम पर आधारित था। उनके लिए जीत से ज्यादा महत्वपूर्ण था अपना वचन निभाना। उन्होंने जिस जीवन पद्धति का पालन किया उसे बुशिडो कहा जाता था। इसका सीधा अर्थ था सम्मान के साथ जीना और जरूरत पड़ने पर सम्मान के लिए अपना सब कुछ त्याग देना। समय बदल गया, समुराई इतिहास का हिस्सा बन गए, लेकिन उनकी सोच आज भी जापानी समाज में साफ दिखाई देती है। शायद यही वजह है कि यहाँ समय की पाबंदी केवल नियम नहीं बल्कि लोगों के चरित्र का हिस्सा है। अपने काम को पूरी ईमानदारी से करना, दूसरों का सम्मान करना और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाना, ये बातें यहाँ बचपन से सिखाई जाती हैं। अगर आप जापान की किसी भी सड़क पर निकल जाएं, तो आपको एक दिलचस्प दृश्य देखने को मिलेगा। एक तरफ शीशे की ऊंची ऊंची इमारतें और आधुनिक शहर दिखाई देंगे, तो दूसरी तरफ सैकड़ों साल पुराने मंदिर और शांत बगीचे। पहली नजर में यह विरोधाभास लगता है, लेकिन यही जापान की सबसे बड़ी खूबसूरती है। यहाँ आधुनिकता और परंपरा एक दूसरे की दुश्मन नहीं है, बल्कि साथ साथ आगे बढ़ती हैं। जापान की आध्यात्मिक पहचान दो प्रमुख परंपराओं से जुड़ी है, शिंतो और बौद्ध धर्म। शिंतो में प्रकृति को ईश्वर का रूप माना जाता है। यहाँ पहाड़ केवल पहाड़ नहीं हैं, नदियाँ केवल पानी की धाराएं नहीं हैं और पेड़ सिर्फ लकड़ी नहीं हैं। प्रकृति का हर रूप सम्मान के योग्य माना जाता है। शायद इसी सोच की वजह से जापान जैसे घनी आबादी वाले देश में भी हरियाली और साफ सफाई को इतना महत्व दिया जाता है। लेकिन जापान के इतिहास में एक ऐसा अध्याय भी आया जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। साल 1945, द्वितीय विश्व युद्ध अपने अंतिम दौर में था। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए। कुछ ही पलों में दोनों शहरों की तस्वीर बदल गई। हजारों इमारतें मलबे में बदल गईं और लाखों लोगों का जीवन हमेशा के लिए बदल गया। उस समय पूरी दुनिया को लगा कि शायद जापान अब कभी पहले जैसा नहीं बन पाएगा। लेकिन यहीं से इस देश की सबसे प्रेरणादायक कहानी शुरू होती है। युद्ध खत्म होने के बाद जापान ने बदले की राह नहीं चुनी, उसने पुनर्निर्माण का रास्ता चुना। सरकार, वैज्ञानिक, इंजीनियर, शिक्षक, उद्योगपति और आम नागरिक, हर किसी ने मिलकर एक ऐसे भविष्य की नींव रखी जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी। धीरे धीरे कारखाने फिर से चलने लगे, शहर दोबारा बसने लगे और शिक्षा को देश की सबसे बड़ी ताकत बनाया गया। सिर्फ कुछ दशकों के भीतर जापान दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गया। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। लेकिन अगर इस बदलाव के पीछे एक वजह बतानी हो तो वह सिर्फ तकनीक नहीं बल्कि यहाँ के लोगों का अनुशासन और लगातार बेहतर बनने की इच्छा थी। आज जब दुनिया जापान का नाम सुनती है तो सबसे पहले उसकी बुलेट ट्रेन याद आती है। शिनकानसेन सिर्फ तेज ट्रेन नहीं है बल्कि इंजीनियरिंग का एक ऐसा नमूना है जिसने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। इसकी रफ्तार जितनी शानदार है उससे कहीं ज्यादा है इसकी समय की पाबंदी। कई बार कुछ सेकंड की देरी भी यहाँ रिकॉर्ड की जाती है और यात्रियों से माफी मांगी जाती है। सोचिए, जिस दुनिया में घंटों की देरी सामान्य बात मानी जाती है, वहाँ कुछ सेकंड भी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। लेकिन जापान की पहचान सिर्फ बुलेट ट्रेनों तक सीमित नहीं है। रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और हाई प्रिसीजन इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में भी इस देश ने दुनिया को नई दिशा दी है। यहाँ ऐसी मशीनें बनाई जाती हैं जो इंसानों की मदद करती हैं, बुजुर्गों की देखभाल करती हैं और मुश्किल से मुश्किल काम को भी आसान बना देती हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इतनी आधुनिक तकनीक होने के बावजूद जापान ने कभी अपनी संस्कृति को पीछे नहीं छोड़ा।
यहाँ आप सुबह किसी प्राचीन मंदिर में घंटियों की आवाज सुन सकते हैं और शाम को उसी शहर में दुनिया की सबसे आधुनिक रोबोटिक तकनीक देख सकते हैं। यही संतुलन जापान को बाकी देशों से अलग बनाता है। लेकिन यकीन मानिए, जापान की सबसे बड़ी ताकत उसकी तकनीक भी नहीं है। असली जादू तो उसकी रोजमर्रा की जिंदगी में छिपा है। ऐसा क्या है कि यहाँ खोया हुआ सामान अक्सर वापस मिल जाता है? सड़कें इतनी साफ कैसे रहती हैं? और आखिर क्यों दुनिया भर के लोग जापानी जीवन शैली की तारीफ करते नहीं थकते? इन सवालों के जवाब शायद आपको जापान को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देंगे, और यही हम जानेंगे इस यात्रा के अंतिम भाग में। अगर आपने कभी सोचा हो कि किसी देश की असली पहचान उसकी ऊंची इमारतों या नई तकनीक से बनती है, तो जापान आपको अपनी सोच बदलने पर मजबूर कर देगा। क्योंकि इस देश की सबसे बड़ी ताकत उसकी रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों में छिपी है। यही वे बातें हैं जो यहाँ आने वाले हर यात्री को सबसे ज्यादा हैरान करती हैं। मान लीजिए किसी इंसान का बटुआ, मोबाइल या बैग कहीं छूट जाए। दुनिया के कई देशों में शायद उसकी उम्मीद वहीं खत्म हो जाए, लेकिन जापान में अक्सर कहानी बिल्कुल उल्टी होती है। बड़ी संख्या में खोई हुई चीजें पुलिस स्टेशन या कोबान नाम के छोटे पुलिस बूथ तक पहुंचा दी जाती हैं और फिर उनके असली मालिक को लौटा दी जाती हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ कभी अपराध नहीं होता, लेकिन ईमानदारी और सामाजिक जिम्मेदारी यहाँ की संस्कृति का इतना बड़ा हिस्सा है कि लोग सही काम करना अपनी आदत समझते हैं, मजबूरी नहीं। यही सोच आपको जापान की साफ सफाई में भी दिखाई देती है। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ कई सार्वजनिक जगहों पर कूड़ेदान बहुत कम दिखाई देते हैं, फिर भी सड़कें चमकती हुई नजर आती हैं। इसकी वजह कोई जादू नहीं, बल्कि एक साधारण सी आदत है। लोग अपना कचरा अपने साथ घर ले जाते हैं और सही जगह पर फेंकते हैं। बचपन से बच्चों को स्कूल में सिर्फ पढ़ाई नहीं, बल्कि अपने आसपास की सफाई करना भी सिखाया जाता है। कई स्कूलों में बच्चे अपनी कक्षा और गलियारों की सफाई खुद करते हैं। शायद इसी वजह से यहाँ सफाई किसी कर्मचारी की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी मानी जाती है। अब जरा खाने की बात करें। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश हो जहाँ का खाना जापान जितना लोकप्रिय हो। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि जापानी भोजन का मतलब सिर्फ सुशी है, तो यह कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। यहाँ हर क्षेत्र का अपना अलग स्वाद और अपनी अलग पहचान है। गर्मागर्म रामेन की खुशबू, कुरकुरा टेम्पुरा, लंबे उडोन नूडल्स, सोबा और याकितोरी जैसे व्यंजन हर शहर में अलग अंदाज से तैयार किए जाते हैं। जापानी भोजन की सबसे खास बात सिर्फ उसका स्वाद नहीं, बल्कि उसकी सादगी और संतुलन है। ताजी सामग्री, कम तेल और संतुलित आहार को यहाँ हमेशा महत्व दिया जाता है। यही कारण है कि जापान दुनिया के उन देशों में शामिल है जहाँ लोगों की औसत आयु सबसे अधिक है। लेकिन जापान सिर्फ परंपराओं का देश नहीं है। यहाँ आपको भविष्य की झलक भी हर कदम पर दिखाई देती है। शहरों में चलते हुए शायद सबसे पहले आपका ध्यान उन वेंडिंग मशीनों पर जाएगा जो लगभग हर कुछ कदम की दूरी पर दिखाई देती हैं। इन मशीनों से सिर्फ पानी या कॉफी ही नहीं, बल्कि गर्म खाना, आइसक्रीम, छाते और रोजमर्रा की कई दूसरी चीजें भी खरीदी जा सकती हैं। यही नहीं, अगर आपका बजट कम हो तो कैप्सूल होटल भी एक अनोखा अनुभव देते हैं। बाहर से देखने पर ये छोटे लगते हैं, लेकिन अंदर यात्रियों की जरूरत की लगभग हर सुविधा मौजूद होती है। कम जगह का सबसे बेहतर इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, यह जापान से बेहतर शायद ही कोई देश सिखा पाए। अगर आप शहरों की भीड़ से थोड़ा दूर निकलें, तो जापान का एक बिल्कुल अलग चेहरा सामने आता है। पहाड़ों के बीच बसे शांत गांव, लकड़ी के पारंपरिक घर, धान के खेत और सदियों पुरानी जीवन शैली आज भी यहाँ सुरक्षित है। कई गांव ऐसे हैं जहाँ समय मानो धीरे धीरे चलता है। यहाँ लोग आज भी अपने पूर्वजों की परंपराओं को उसी सम्मान के साथ निभाते हैं जैसे सैकड़ों साल पहले निभाई जाती थी। जापान की एक और खास पहचान है उसके प्राकृतिक गर्म पानी के स्रोत, जिन्हें ओनसेन कहा जाता है। ज्वालामुखीय गतिविधियों की वजह से पूरे देश में हजारों प्राकृतिक हॉट स्प्रिंग्स मौजूद हैं। सदियों से लोग यहाँ सिर्फ नहाने नहीं, बल्कि मानसिक और शारीरिक शांति पाने के लिए आते रहे हैं। जापानियों के लिए ओनसेन सिर्फ आराम करने की जगह नहीं, बल्कि जीवन की भागदौड़ से कुछ पल दूर खुद से मिलने का एक तरीका भी है। और फिर आता है चेरी ब्लॉसम का मौसम। हर साल कुछ ही हफ्तों के लिए पूरा देश गुलाबी और सफेद फूलों से ढक जाता है। दुनिया भर से लाखों पर्यटक सिर्फ इस नजारे को देखने के लिए जापान पहुंचते हैं। लेकिन जापानियों के लिए यह सिर्फ फूलों का मौसम नहीं है। यह उन्हें याद दिलाता है कि जीवन कितना सुंदर है और उतना ही क्षणभंगुर भी।
शायद यही वजह है कि चेरी ब्लॉसम जापानी संस्कृति में उम्मीद, नई शुरुआत और जीवन की नश्वरता का प्रतीक माना जाता है। अगर ध्यान से देखें तो जापान हमें बार बार एक ही बात सिखाता है, महान बनने के लिए हमेशा बड़े काम करना जरूरी नहीं होता। कभी कभी छोटी छोटी आदतें ही किसी देश की सबसे बड़ी ताकत बन जाती हैं। समय का सम्मान करना, सार्वजनिक जगहों को अपना समझना, प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर चलना और हर काम पूरी ईमानदारी से करना, यही वे मूल्य हैं जिन्होंने जापान को दुनिया की सबसे सम्मानित सभ्यताओं में शामिल किया है। शायद यही वजह है कि जो भी व्यक्ति जापान की यात्रा करता है वह सिर्फ कैमरे में तस्वीरें लेकर वापस नहीं लौटता, वह अपने साथ एक नई सोच लेकर लौटता है। उसे एहसास होता है कि विकास सिर्फ ऊंची इमारतों या तेज इंटरनेट से नहीं मापा जाता। असली विकास उस समाज में दिखाई देता है जहां लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं, अपने कर्तव्यों को समझते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर देश छोड़ने की कोशिश करते हैं। यही जापान की सबसे बड़ी कहानी है। एक ऐसा देश जिसने प्रकृति की चुनौतियों का सामना किया, युद्ध की राख से खुद को दोबारा खड़ा किया, आधुनिक तकनीक में दुनिया का नेतृत्व किया और फिर भी अपनी संस्कृति और परंपराओं को कभी पीछे नहीं छोड़ा। शायद इसी संतुलन ने जापान को सिर्फ एक देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा बना दिया। अगर आपको यह यात्रा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और सायन मार्क्स ट्रैवल लाइफ को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हमारी अगली डॉक्यूमेंट्री हमें लेकर जाएगी एक और ऐसे देश में जिसकी कहानी शायद आपने आज तक सिर्फ नक्शे में देखी हो लेकिन असल में कभी समझी न हो। तब तक के लिए नमस्कार और मिलते हैं अगली यात्रा में।